जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और आज हम जो है ना वो 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन स्टार्ट करने लगे हैं। और ये जो न्यूट्रिशन चैप्टर है ये इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि खाने की बात होनी है, सारे चैप्टर के अंदर खाने की बात होनी है और लाहौरी और खाने की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। कॉन्सेप्चुअल भी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 8 में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है जो कि 5 मार्क्स का होगा, दो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं जो कि दोनों की वेटेज होगी 4 मार्क्स, और एक एमसीक्यू आना है जो कि 1 मार्क का होगा। तो उसका मतलब टोटल मिला के इसकी जो वेटेज है इस चैप्टर की वो 10 मार्क्स बन गई। ठीक है, तो 10 मार्क्स का पेपर बोर्ड में इस चैप्टर में से आना है। तो इसलिए इस चैप्टर को करना, ध्यान से करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन होता ही है कि सिलेबस खत्म होते होते चैप्टर एंड पे चला जाता है, उसकी वजह से टेस्ट सेशन आ जाता है और बच्चों से प्रॉपरली तैयार नहीं होता। तो इसलिए हमने कोशिश ये की है कि हम जल्दी से साथ ये स्टार्ट कर दें ताकि आप लोग इसके भी लेक्चर साथ साथ कवर करते जाएं। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन है इस चैप्टर में हम पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर न्यूट्रिशन प्लांट्स देखेंगे, फिर न्यूट्रिशन एनिमल्स देखेंगे। और एनिमल्स में न्यूट्रिशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस है कि हमारी बॉडी में खाना कैसे हजम होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है। उसमें हम पहले डाइजेशन ओरल कैविटी देखेंगे, फिर स्टमक देखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे, और फिर कुछ हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उससे रिलेटेड बीमारियां देखेंगे, डिजीज देखेंगे, और फिर चैप्टर को खत्म कर देंगे। इस तरीके से कुछ हमारा चैप्टर प्रोग्रेस करेगा। लेकिन न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले ये समझ लें कि दुनिया में दो तरह की न्यूट्रिशन है और दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपनी फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको किसी से मांग के, किसी से लेके, भीख मांग के खाना खाने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी फूड खुद ही बना लेते हैं। वो कहते हैं यार आप रहने दें, हम खुद ही बना लेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और इस तरह की न्यूट्रिशन को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब हो गया खुद ब खुद, और ट्रॉफिक वर्ड निकला है ट्रॉफ से। ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, ट्रॉफ का मतलब है फूड, ट्रॉफिक मतलब फूड रिलेटेड, खाने से रिलेटेड जो बात होगी उसको, उसके साथ हम वर्ड लगा देंगे ट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कि ये अपनी फूड खुद ब खुद बना लेते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद ही बना लें, उनको किसी से लेके, किसी और ऑर्गेनिज्म को खा के न्यूट्रिशन हासिल करने की, खाना हासिल करने की, एनर्जी हासिल करने की जरूरत ना हो, वो अपनी फूड खुद ही बना लें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो न्यूट्रिशन होती है वो कौन सी होती है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इसकी डेफिनेशन क्या है कि दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपनी फूड खुद ही बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? ये एनवायरनमेंट में से कुछ छोटे सिंपल मटेरियल्स को हासिल करेंगे, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स को एनवायरनमेंट से ऑब्टेन करेंगे, हासिल करेंगे, और अपनी फूड खुद ही बना लेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और जो ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। 8th क्लास में फोटोसिंथेसिस की सारी बात हो चुकी है। अगर किसी को नहीं भी पता तो फिर भी देख लें फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं, और वाटर में से हाइड्रोजन निकल के ये चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के पास। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इकट्ठे हो जाते हैं और ग्लूकोज बन जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो है C6H12O6। और साथ में बाय प्रोडक्ट में हमारे पास ये वाटर वाली ऑक्सीजन थी, वो यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट निकल आती है, एज अ साइड प्रोडक्ट निकल आती है। ये निकल आई ऑक्सीजन हमारे पास। दिस इज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है? बाय प्रोडक्ट का मतलब यह है कि ऐसा प्रोडक्ट जो हमें चाहिए नहीं था, जो हमारा टारगेट नहीं था। हमारा टारगेट था खाना बनाना, हमारा टारगेट था ग्लूकोज बनाना, हमारा टारगेट था फूड बनाना, लेकिन साथ में ऑक्सीजन ऐसे ही निकल आई, साइड में रिएक्शन के साथ ऐसे ही निकल आई, हमें चाहिए नहीं थी। ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। ये फोटोसिंथेसिस क्या है, इसका रिएक्शन कैसे होता है, ये सारे चैप्टर नंबर 7 में डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल बस ये देख लें कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, वो सनलाइट को इस्तेमाल करेंगे, और वो ग्रीन कलर के होंगे, और उनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, जिस ग्रीन कलर के पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा प्लांट्स की। इस ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? अपना फूड खुद ही बना लेंगे। किन दो चीजों से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा साथ साथ कुछ मिनरल्स भी चाहिए होंगे जो कि सॉइल में से ले लिए जाएंगे, जो कि रूट से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। मिनरल्स जो है वो कहां से ले लिए जाएंगे? सॉइल में से। सॉइल में से रूट से एब्जॉर्ब कर लेंगी इंपॉर्टेंट मिनरल्स को। तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स तो आ गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है, सच एज नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। इनको कहां से ले लिया जाएगा? मिनरल्स को सॉइल में से ले लिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले ली प्लांट्स ने।
और जो वाटर है ये भी सॉइल में से लिया, रूट्स में से लिया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड खुद ही प्रिपेयर कर लें, छोटे छोटे कंपाउंड्स को, छोटे छोटे सब्सटेंसेस को आपस में मिला के, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में मिला के, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में 3 एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है। एक एग्जांपल खाली प्लांट्स लिख के आगे काम ना चला दीजिएगा, 3 एग्जांपल्स याद रखनी है, प्लांट्स, एल्गी और सियानोबैक्टीरिया। 3 एग्जांपल्स एटलीस्ट याद कर लें। दिस इज प्लांट्स, एल्गी एंड सियानोबैक्टीरिया, 3 एग्जांपल्स याद कर लें। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर लेंगे, और वो जो फूड प्रिपेयर करेंगे उनके लिए उनको क्या हासिल करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट से क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। और वो अपना प्रिपेयर फूड करके क्या करेंगे उस फूड का, वो उसको ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे या एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। जो फूड इस तरह हमने बनाई है, जो भी हम फूड लेते हैं या कोई फूड बनाते हैं, वो फूड 2 ही कामों के लिए इस्तेमाल होती है। या तो ग्रोथ कर लेंगे, ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन साइज, बड़ा हो जाएगा, पौधा बड़ा हो जाएगा, या हम खाना खाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे से आप लोग थे, इतने इतने से थे, अब आज इतने बड़े बड़े हो गए। वो कैसे हो गए? ग्रोथ हो गया, इंक्रीज इन साइज हो गया, सेल्स ज्यादा हो गए, सेल्स का साइज ज्यादा हो गया, तो आप बड़े बड़े हो गए। इसी तरीके से एनर्जी हासिल करने के लिए जो भी काम हम डेली लाइफ एक्टिविटीज में कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी में दिल धड़क रहा है, सांस चल रहा है, ये सारी चीजें जो इसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी खाने से आ रही है। तो जो ये अपना खाना प्रिपेयर करेंगे, उससे क्या करेंगे? उससे या तो ग्रोथ कर लेंगे अपनी, या फिर एनर्जी में इस्तेमाल कर लेंगे, या दोनों चीजों में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेंगे। इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और इस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जिस तरह के हम हैं, हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते, हमें फूड लेके खानी पड़ती है। हम पौधे खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो वो प्लांट्स हैं। या हम चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, बकरा खाते हैं, वो सारे एनिमल्स हैं, वो हम लेके खाना पड़ता है, हम खुद नहीं बना सकते। तो बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमारी मम्मी तो खुद ही खाना पकाती है। इसका मतलब अगर आपकी मामा खाना किचन में जाके पका रही है और सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो फोटोसिंथेसिस हो गई। फोटोसिंथेसिस ऐसे थोड़ी ना होगी। फोटोसिंथेसिस वो हो सकती है, वो जो कोई मिल गया का जादू है, वो धूप करता है तो वो फोटोसिंथेसिस एनर्जी सिंथेसाइज कर लेता है, वो हो सकती है। लेकिन वैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो हमारे पास क्लोरोफिल है नहीं, अगर क्लोरोफिल होता तो शायद हम भी फोटोसिंथेसिस कर सकते होते। लेकिन हम तो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। जो मामा ने खाना पकाया खुद, वो पापा पहले लेके आए थे सब्जियां बाजार से जाके, या पापा चिकन लेके आए थे, तो मामा ने जो है ना वो पकाया खाना। तो इसका मतलब हम फोटोसिंथेटिक नहीं है, हम क्या है? हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको दूसरों से लेके खाना हासिल करना पड़ेगा। दे विल ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे, या प्लांट्स को खा लेंगे, या एनिमल्स को खा लेंगे, और फिर अपनी एनर्जी सिंथेसाइज करेंगे, फिर ये ग्रोथ करेंगे और एनर्जी हासिल करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और इस तरह की न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो खुद से अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। इनको अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन जो प्लांट्स हैं, ये क्या है? दीज आर, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले, ये क्या है? दीज आर इंडिपेंडेंट। इनको अपना खाना हासिल करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर लेंगे, अपना जो खाना है वो खुद ही प्रिपेयर कर लेंगे। छोटे कंपाउंड्स को मिला के बड़ा कंपाउंड बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज सिंथेसाइज कर लेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट रिलीज होगी। अब ये 2 तरह की न्यूट्रिशन जो हमने पढ़ी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये आपकी बुक में इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो सेकंड पैराग्राफ में दोनों डेफिनेशंस हैं। अलग से भी आ सकता है डिफाइन हेटरोट्रॉफिक, डिफाइन ऑटोट्रॉफिक, डिफरेंस भी आ सकता है दोनों में। तो बहुत कॉमन है डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बोर्ड में, डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन से आते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की तरफ कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में बाद में क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए पढ़ा रहा हूं कि देखें, न्यूट्रिशन एक ऐसा अमल है। अब खाली खाना जो हम खा रहे हैं ये न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन एक प्रॉपर अमल है, पूरा पूरा अमल है। वो किस तरह से प्रोसेस है? द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा अमल जिसके जरिए द फूड इज ऑब्टेन्ड, खाने को हासिल किया जाएगा, और प्रिपेयर्ड, या फिर बना लिया जाएगा। और का मतलब है या, खाने को हासिल किया जाएगा या बना लिया जाएगा। मतलब अगर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो खाने को प्रिपेयर कर लेंगे, और अगर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होंगे तो वो दूसरों से खाना ले लेंगे। इसलिए डेफिनेशन बाद में पढ़ा रहा था कि ताकि ये बात समझ में आ जाए कि ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड का क्या मतलब है। ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड का मतलब यह है कि ऐसा अमल जिसके जरिए खाना, फूड, खाना, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। खाना, खाने को क्या करें? या तो ऑब्टेन कर लें, हासिल कर लें। तो अगर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेंगे, हासिल करेंगे। या तो ऑब्टेन कर लें,
यहाँ प्रिपेयर कर लें, जिस तरह प्लांट्स हैं, एल्गी हैं जो फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद ही प्रिपेयर कर लेंगे। दूसरे नंबर स्टेप पे क्या करेंगे, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, एंड एब्जॉर्ब, जो खाना खाया है इसको हजम करें, डाइजेस्ट करें, उसके बाद जज़ब कर लें अपनी बॉडी के अंदर, एब्जॉर्ब कर लें ब्लड के अंदर। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ी सी बात जो है ना वो कट हो गई थी। तो फूड जब ऑब्टेन कर ली जाएगी या फिर प्रिपेयर कर ली जाएगी, उस एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, बॉडी में जज़ब हो जाएगी, उसके बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस। हमारे जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स बनाने में, हमारे सेल्स बनाने में, सेल्स के पार्ट्स बनाने में, ऑर्गेनेल्स बनाने में, सेल की मेम्ब्रेन्स बनाने में, बॉडी के मसल्स बनाने में, बोन्स बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी। तो इसलिए इसको लिखा हुआ है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस। और बॉडी सब्सटेंसेस बना के या तो हम उससे ग्रोथ कर लेंगे, ऑब्वियसली जो बॉडी का पार्ट बन रहा है तो ग्रोथ होती जाएगी, या फिर उसको तोड़ेंगे और तोड़ के एनर्जी निकालेंगे और एनर्जी से बॉडी की डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेंगे। ये बात पहले भी हो गई है कि जो भी न्यूट्रिशन हमने हासिल करनी है उससे हमारा दो ही मेन टारगेट्स हैं अचीव करने के, एक ग्रोथ और दूसरा एनर्जी। एनर्जी हम डेली लाइफ एक्टिविटीज में इस्तेमाल करेंगे और ग्रोथ जो है ना वो उसे हम बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ करेंगे। अब आ जाए न्यूट्रिशन से, अब आ जाए न्यूट्रिएंट्स पे। न्यूट्रिएंट्स वो ग़िज़ा है जो हम खाएंगे जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगी, वो ग़िज़ा, वो फूड, वो खाना जो हम खाएंगे जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगी, उस ग़िज़ा को, उस फूड को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब वो जो फूड हमने खाई है उस फूड में ऑब्वियसली बात है कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे, कुछ कंपाउंड्स होंगे जो कि जरूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, जो हमें चाहिए, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। ये सारी बातें आगे आएंगी, हमने डिटेल से पढ़ना है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, प्रोटीन्स क्या हैं, लिपिड्स क्या हैं। वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो खुराक के अंदर मौजूद हैं, खाने के अंदर मौजूद हैं, जो हमारे जिस्म को चाहिए, उन एलिमेंट्स को, उन कंपाउंड्स को न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स, जो कि ऑर्गेनिज्म हासिल करेगा फॉर द यूज ऑफ एनर्जी। दो ही काम है, या एनर्जी कर लो या ग्रोथ कर लो। अब वो ग्रोथ करने को दूसरा ये भी कह सकते हैं इट इज कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंसेस, जिस्म के हिस्से बना लिए, या फिर सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स, या फिर उससे कोई नई चीजें बना दी। नई चीजें बनाने का मतलब वही जिस तरह मैंने पहले बताया कि प्रोटीन्स हमने खाई, उससे हमने मसल्स बना दिए, बाल बना दिए, नाखून बना दिए। ये क्या है, हमने नई चीजें बॉडी में सिंथेसाइज कर ली। तो ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिज्म हासिल करेगा, जो कि एनर्जी के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होंगे या फिर न्यू मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे, ऐसे सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स को और एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। दो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ में डिफाइन न्यूट्रिशन, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। एंड सेकंड पैराग्राफ के अंदर ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस, या ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस। ये दोनों दो तीन शॉर्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट टॉपिक है जो अपने इसके साथ ही भी डिस्कस करना है वो है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के। प्लांट्स को कौन से मिनरल्स चाहिए, प्लांट्स को कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो तीन मेन इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल गई प्लांट को, लेकिन इसके अलावा भी मिनरल्स हैं जो कि नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, जो कि सॉइल से प्लांट्स को मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स कौन से प्लांट्स को चाहिए और क्यों चाहिए, और अगर इनकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा प्लांट्स को, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या फर्क है वो भी हम देखने लगे। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर हम आगे चलते हैं। जी, तो इंट्रोडक्शन के बाद जो पहला टॉपिक बुक में लिखा हुआ है दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में क्या कौन से मिनरल्स हैं, प्लांट्स को कौन सी न्यूट्रिशन चाहिए, प्लांट्स को कौन से मिनरल्स चाहिए अपने न्यूट्रिशन के लिए। और वो न्यूट्रिशन के लिए जो मिनरल्स प्लांट्स को चाहिए होंगे वो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट्स को वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो प्लांट्स को चाहिए, जो प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा या एयर से एब्जॉर्ब करेगा, जो प्लांट को न्यूट्रिशन के लिए चाहिए वो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे अगर हम आए तो बुक वाला कहता है द प्लांट्स आर द मोस्ट एफिशिएंट ऑटोट्रॉफ्स। ये क्यों सबसे अच्छे ऑटोट्रॉफ्स हैं, इसलिए बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस वेरी वेल। ये सबसे अच्छी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हवा से ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब एयर से आ गया तो तीन एलिमेंट्स प्लांट्स को मिल गए जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। तीन एलिमेंट्स प्लांट्स को मिल गए, लेकिन इसके अलावा भी और एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। तो हमने उन न्यूट्रिएंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट को ज्यादा मिकदार में चाहिए, लार्जर क्वांटिटीज में चाहिए, उनको हमने कह दिया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को चाहिए हैं ग्रोथ करने के लिए लेकिन ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, स्मॉलर क्वांटिटीज में चाहिए, लेस अमाउंट में चाहिए, उनका हमने नाम रख दिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब बात यह है कि ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाली जो बात है ना, इस तरह से आपने माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर, टॉपिक के अंदर। उसमें होता यह है कि बच्चे इसको भी उसके साथ कंफ्यूज कर देते हैं। मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस ये था कि मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मोलेकुलर वेट वर मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट वर माइक्रो मॉलिक्यूल्स। वहां पर बात थी वजन की, साइज की, वेट की। यहां पर साइज की, वेट की, वजन की बात नहीं है कि जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स दैट आर लार्जर इन साइज, दैट आर हाई मॉलिक्यूलर वेट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नहीं। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज, जो साइज में जैसे मर्जी हो, छोटे हो बड़े हो,
जो ज्यादा मिकदार में चाहिए प्लांट को, ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ज्यादा मिकदार में चाहिए, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को स्मॉलर क्वांटिटीज में चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हाट आर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये डिफरेंस आ जाता है दोनों में, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटीज बाय द प्लांट्स आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इनके एग्जांपल्स हमने याद रखनी है, तीन तो वही हो गए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो हमें पहले से याद है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटाशियम। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस लिस्ट में यहां पर मैंने नहीं लिखा, जो कि बुक में नहीं, लिस्ट में नहीं लिखा, लेकिन वो है मैग्नीशियम। इसका जिक्र किए बगैर हम नहीं रह सकते, ये इसका हमने इन दो का, ये दो इंपॉर्टेंट सबसे, इन तीन के अलावा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा, ये जो तीन है, दो एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। प्लांट को जो सबसे दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पसंद है वो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है, इसका हम अलग से जिक्र करेंगे। तो वो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा मिकदार में चाहिए प्लांट्स को, वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उनकी एग्जांपल्स मैंने बताई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो वही हो गया, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और पोटाशियम। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको जो ज्यादा मिकदार में चाहिए प्लांट्स को। जो लेसर क्वांटिटीज में चाहिए, लेस अमाउंट में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, वो कौन से हैं? वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दे आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जांपल्स देखें, आयरन, मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं, आप नाम लिख लें, फॉर्मूलाज लिख लें, एक ही बात है, नाम लिख लें ज्यादा बेहतर है। आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज। मैग्नीशियम मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मैंगनीज माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैंगनीज, MANGANESE, मैंगनीज। ठीक हो गया। क्लोरीन और निकल, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ना बुक में एक पूरा टेबल बनाया हुआ है उसने, माइक्रो अलग, मैक्रो अलग, हर एलिमेंट लिखा हुआ है, आगे उसका काम लिखा हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमने सिर्फ एग्जांपल्स याद करनी है इसकी, आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, क्लोरीन और निकल। तो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स हो गई, दोनों में डिफरेंस हो गया कि ये दोनों में डिफरेंस क्या। अब मैं आपको कह रहा था कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नाइट्रोजन और प्लांट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन, मैग्नीशियम? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ बनाने के लिए, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट के लीव्स ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं, उसका स्टेम कुछ ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोट्रॉफिक होगा वो मोस्टली ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि क्लोरोफिल किस कलर का है? ग्रीन कलर का। वो जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट को फोटोसिंथेटिक बना रहा है। और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो क्लोरोफिल बनाने में रोल प्ले करती हैं। अगर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। वो क्यों? क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है वो हम डिटेल में इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में देखेंगे, अगर आप में से कोई बायो में आएगा तो। अभी फिलहाल जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल सा स्ट्रक्चर देख लें। वो ये है कि मैग्नीशियम ऐसे सेंटर में होता है और मैग्नीशियम के चारों तरफ रिंग की फॉर्म में नाइट्रोजन लगी होती है। सेंटर में मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में, और चारों तरफ क्या लगी होती है? उसके नाइट्रोजन। और ये फॉर्मूला आगे भी चलता है, ये उसका हेड है, नीचे उसकी टेल होती है, लेकिन वो अभी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ना, बस जस्ट ये बताने के लिए कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें जो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स चाहिए वो एक मैग्नीशियम है और दूसरा नाइट्रोजन। मैग्नीशियम बिल्कुल सेंटर में है और जो नाइट्रोजन है वो चार रिंग्स में साइड पे पेरिफेरी में पड़ी हुई है, इसके साथ उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं सेंट्रल मैग्नीशियम के साथ। इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए बुक वाले ने अलग से टॉपिक लिख दिया, दैट इज रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, और जो कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम एज न्यूट्रिएंट्स के उनका क्या किरदार है प्लांट की ग्रोथ के अंदर। तो अगर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों क्लोरोफिल बनाने में रोल प्ले कर रहे हैं, तो अगर प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इनके यूजेस क्या हैं, और इनके कम होने की मिकदार होने से, इनकी डेफिशिएंसी होने से, इनकी डिक्रीज अमाउंट अगर सॉइल में मौजूद होगी तो प्लांट सही तरीके से ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, प्लांट की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो हम देखने लगे। तो नाइट्रोजन का सबसे पहले देख ले, नाइट्रोजन का क्या किरदार है प्लांट की ग्रोथ के अंदर। नाइट्रोजन प्लांट्स को, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ना वो N2 की फॉर्म में गैसियस स्टेट में 78% पड़ी हुई है, लेकिन प्लांट्स उस नाइट्रोजन को, गैसियस स्टेट वाले नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगेन ये बात की है। प्लांट्स फिर कौन सी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं? प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है। नाइट्रेट्स का फॉर्मूला होता है NO3-1। ये सॉल्ट्स बने होंगे नाइट्रोजन के जो कि सॉइल में मौजूद होंगे। तो सॉइल में मौजूद नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को प्लांट इस्तेमाल करेगा और क्या क्या बनाएगा अपनी बॉडी के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोटीन्स बनाएगा। जो प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है प्लांट अपने इस नाइट्रोजन को, प्रोटीन्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स जो है ना, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोटीन्स जो है ना वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, और जो अमाइनो एसिड्स हैं, इन अमाइनो एसिड्स के पास एक ग्रुप होता है जिस ग्रुप का नाम है अमाइनो ग्रुप। इस अमाइनो ग्रुप का फॉर्मूला है NH2। क्या फॉर्मूला है? NH2, दिस इज अमाइनो ग्रुप।
तो अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो अमाइनो ग्रुप नहीं बनेगा, अमाइनो ग्रुप नहीं बनेगा तो अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे, अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। अगर प्रोटीन्स नहीं होगी तो प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे प्लांट नाइट्रोजन से क्या बनाएगा, एंजाइम्स। एंजाइम्स भी प्रोटीन्स है। कुछ बच्चों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया होगा एंजाइम्स का, अभी किसी ने नहीं पढ़ा तो आप देख लें कि ऑल एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन नेचर, सारे के सारे एंजाइम्स जो बॉडी में काम कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं, वो प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स के पास नाइट्रोजन होती है, हाँ होती है, तो ये भी एंजाइम बनाने में इस्तेमाल होंगे। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजन रखते हैं, जो प्रोटीन्स हैं जिनको नाइट्रोजन चाहिए बनने के लिए, हार्मोन्स भी बन रहे हैं। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह 10th क्लास के अंदर, लेकिन हार्मोन्स अभी सिर्फ ऐसे समझ लें कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को, डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, कम ज्यादा कर रहे हैं, उसकी मिकदार को, उसकी रफ्तार को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स। जितनी जरूरत होगी उस हिसाब से जो है ना वो हार्मोन आएगा बॉडी के अंदर। तो हार्मोन्स भी बन रहे हैं नाइट्रोजन से। इसके अलावा वाइटामिन, वाइटामिन हमने अभी नेक्स्ट पढ़ने हैं, वाइटामिन में नाइट्रोजन है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल तो है ही है, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन अभी हमने देख लिया। तो क्या क्या बनाने में प्लांट्स को इस्तेमाल आ रही है नाइट्रोजन, प्रोटीन्स बनाने में, एंजाइम्स बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, वाइटामिन बनाने में, क्लोरोफिल बनाने में। तो ये भी आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कि क्या क्या चीजें बनाने के लिए जो है ना वो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है प्लांट को। ये आपने सारे सब्सटेंसेस के नाम लिख देने। अब अगर नाइट्रोजन की मिकदार कम होगी सॉइल में, नाइट्रोजन अगर कम होगी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई, रिड्यूस्ड अमाउंट हो गई, लो क्वांटिटीज हो गई नाइट्रोजन की, तो फिर प्लांट की ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अब नाइट्रोजन प्लांट की क्लोरोफिल बनाने में इस्तेमाल हो रहा था, अब अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट को खाने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी, प्लांट को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, प्लांट एनर्जी नहीं मिलेगी, ग्रोथ कैसे करेगा। प्लांट जब ग्रो नहीं करेगा तो उसको हम बोलेंगे स्टंटेड ग्रोथ। स्टंट का मतलब होता है रुका हुआ, तो ग्रोथ रुक जाएगी प्लांट की। जब प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी तो जो हमारी फसलें हमें मिलनी थी उनकी ग्रोथ ही कम हो गई है, तो जो 1 एकड़ पे अगर हमें कितने किलो फसल मिलनी थी तो उसकी फसल की पैदावार भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ ही रिड्यूस हो गई है, तो हमारी रिड्यूस यील्ड्स हो जाएंगी, हमारी फसल की पैदावार भी कम हो जाएगी। हुआ क्या, नाइट्रोजन की कमी हुई सॉइल में। नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से क्लोरोफिल नहीं बना, क्लोरोफिल नहीं बना या कम बना, क्लोरोफिल कम बना तो फोटोसिंथेसिस भी कम हुई, फोटोसिंथेसिस कम हुई तो ग्लूकोज कम बना, ग्लूकोज कम बना तो एनर्जी कम मिली, जब एनर्जी कम मिली तो ग्रोथ भी कम हुई, जब ग्रोथ कम हुई तो स्टंटेड ग्रोथ हो गई, रुक गई ग्रोथ, जब ग्रोथ रुक गई तो फसलें भी रुक गई, फसल की पैदावार भी रुक गई, रिड्यूस हो गई यील्ड्स। और तीसरे नंबर पे क्या होगा कि जब क्लोरोफिल नहीं बना तो क्लोरोफिल की वजह से तो पत्ते ग्रीन थे, तो अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो पत्ते क्या हो जाएंगे, पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे, येलोइंग ऑफ लीव्स, ग्रीननेस खत्म हो जाएगा और पीला पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। जिस तरह खिजां में पत्ते आप देखते हैं दरख्तों के साथ कि वो पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पत्तों को जब, पौधों को जब नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो वो येलो पड़ना शुरू हो जाएंगे और उनकी जो ग्रीननेस है वो खत्म हो जाएगी। अगर ज्यादा हो जाए नाइट्रोजन तो क्या होगा, ज्यादा हो जाए तो सर ये नाइट्रोजन तो अच्छी चीज है, ये तो मिलनी चाहिए प्लांट को, हाँ बिल्कुल अच्छी चीज है, बिल्कुल मिलनी चाहिए। कमी होगी तो मसले मसाइल ज्यादा है, लेकिन ज्यादा जाती हो जाए, ज्यादा होती नहीं, वैसे होती नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए तो मसले मसाइल हैं प्लांट्स के लिए। वो क्या है वो बता देता हूँ आपको क्यों है। बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती आपको नुकसान देगी। हर चीज को अगर आप इतदाल में रखें, नॉर्मल तरीके से रखें तो फिर मसला नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सेस कर दें तो मसला है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई बच्चा आता है, वो मुझे कहता है कि सर मुझे क्रैम्प्स पड़ते हैं रात को, मेरी टांगों में बल पड़ जाते हैं, नस पे नस पड़ जाते हैं। मैं उससे कहता हूँ यार आप ऐसा करो, आप ना 2 केले खा लिया करो रोज के। वो मेरी बात पे अमल करने के लिए, वो ज्यादा ही ज्यादा मेरी बात पे अमल कर ले, वो कोई अच्छा सर ने कहा है कि जो है ना 2 केले खा ले, तो मैं ना 2 दर्जन केले खा लेता हूँ। अब वो रोज के 2 दर्जन केले खाना शुरू कर दे तो क्या उसका फायदा होगा, नुकसान होगा। इसका मतलब यह है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती नहीं करनी। जो चीज एक चीज जरूरी है उसकी भी अगर हम एक्सेस करेंगे तो ऑपोजिट इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। नाइट्रोजन का क्या इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट आएगा प्लांट के ऊपर, डिलेड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। फल जो पैदावार करना था दरख्त ने, फल जो देने थे पौधों ने, तो फूलों से ही फल बनते हैं, तो फूल नहीं लगेंगे, देर से लगेंगे, और अगर फल बनेंगे तो फल भी देर से बनेंगे, देर से पकेंगे, नाइट्रोजन की एक्सेस होने की वजह से। ठीक है, इसी नाइट्रोजन के साथ जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है, किन कामों में इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 1 दैट इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। मैंने आपको दिखाया सबसे स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेंट्रल एलिमेंट मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आकर लगेगा, उसके इर्द गिर्द सारे कंपाउंड्स लगेंगे, सारे बॉन्ड्स बनेंगे और सारे एलिमेंट्स उसके इर्द गिर्द आके लगेंगे। तो मैग्नीशियम सेंट्रल है, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन बना रहा है, मैग्नीशियम, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, ये एक ही बात है, बुक में चूंकि अलग अलग लिखा है तो मैंने भी अलग अलग लिख दिया, शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स एक ही बात है। ऐसे एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स मैन्युफैक्चर करने में रोल प्ले कर रहे हैं और फैट्स मैन्युफैक्चर करने में रोल प्ले कर रहे हैं, इन एंजाइम्स को चलाने में रोल प्ले करेगा मैग्नीशियम। वो कैसे, जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 6 पढ़ ली है, जिन्होंने, उनको पता चल जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी उनको भी आगे पता चल जाएगा कि एंजाइम्स को काम करने के लिए को फैक्टर चाहिए। तो जो ये मैग्नीशियम है वो एंजाइम्स के लिए काम करने के लिए को फैक्टर के तौर पे एक्ट करेगा,
और एंजाइम्स प्रॉपरली काम कर लेंगे, और वो एंजाइम जो ये कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, शुगर्स बना रहे हैं और फैट्स बना रहे हैं, उनके लिए मैग्नीशियम क्या है? कोफैक्टर। तो अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो कोफैक्टर नहीं होगा, कोफैक्टर नहीं होगा तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो तीनों चीजें नहीं बनेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या? फ्रूट एंड नट फॉर्मेशन बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। अगेन ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट शुगर फैट्स को बनाने के लिए चाहिए, तो फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट शुगर्स ही होंगे, नट्स में, ड्राई फ्रूट्स में भी यही चीजें होंगी, तो इनको बनाने के लिए भी हमें मैग्नीशियम चाहिए था, तो ये बनाने के लिए भी मैग्नीशियम चाहिए। इसके अलावा जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड को जर्मिनेट करना। सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सीड था, हमने उसको सॉइल में बो दिया, वो सॉइल में बोया, हमने उसको पानी दिया, तो सीड में से छोटी सी एक शाख निकल के ऊपर से निकल आई और नीचे से छोटी सी रूट निकलना शुरू हो गई। अगेन ये प्रॉपर टॉपिक अगेन 10th क्लास में आएगा। ये जो सीड से जरा सी छोटा सा प्लांट निकला, इस छोटे से प्लांट को बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं? सीडलिंग। तो जो ये छोटा सा प्लांट सीड से निकला, तो इसका मतलब यह है कि अब सीड जर्मिनेट हो गया, सीड से पौधा बनने का अमल शुरू हो गया है। तो सीड से पौधा बनना, दरख्त बनना, इस अमल को बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब है सीड का जर्मिनेट होकर बड़ा हो जाना, सीड से पौधा बन जाना। तो किस किस चीज के लिए चाहिए था हमें मैग्नीशियम? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट था क्लोरोफिल का, एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा था। कौन से एंजाइम? जो कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट्स बनवा रहे थे। फ्रूट और नट फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है, सीड्स को जर्मिनेट करवा रहा है। और अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है, मैग्नीशियम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट था क्लोरोफिल का, अगर कम हो जाएगा क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पत्ते क्या पड़ना शुरू हो जाएंगे? पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे, येलोइंग ऑफ लीव्स। और अगर नहीं मिलेगी मैग्नीशियम तो पत्ते, जब क्लोरोफिल ही नहीं है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस ही नहीं है, खाना ही नहीं बन रहा, ग्लूकोज ही नहीं बन रही, प्लांट्स मुरझा जाएंगे। जब प्लांट्स मुरझा जाएंगे उसको बोलेंगे विल्टिंग ऑफ लीव्स, के प्लांट्स मुरझा गए। ठीक है, तो डिक्रीज मैग्नीशियम से, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम से क्या होगा? येलोइंग ऑफ लीव्स और विल्टिंग ऑफ लीव्स, प्लांट्स मुरझा जाएंगे, पत्ते मुरझा जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। अब अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो क्या बताया जा सकता है कि नाइट्रोजन की कमी की वजह से है या मैग्नीशियम की कमी की वजह से है? नहीं बताया जा सकता, दोनों के इफेक्ट्स मिलते जुलते ही हैं। ठीक है, तो और अक्सर ही दोनों की कमी होती है या दोनों में से एक की भी कमी हो सकती है, लेकिन ये कि एग्जैक्ट बताया नहीं जा सकता कि ये येलोइंग जो है मैग्नीशियम की वजह से है या नाइट्रोजन की वजह से है। तो येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएगी और प्लांट्स मुरझा जाएंगे, पत्ते मुरझा जाएंगे, विल्टिंग मुरझा जाना, बेंड हो जाना, फोल्ड हो जाना, मुरझा जाना। यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई है तो ठीक है। अगर नहीं बात समझ में आई, कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में पूछ लें। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।